दोस्तों, प्यार की सरहद कहानी के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अगले दिन रूही अमृता को लेकर स्कूल पहुंच जाती है। अमृता देखती है खूबसूरत नजारों के बीचों बीच वो स्कूल था। हरा भरा गार्डन उस जगह को सुकूनदायक बना रहा था। बाहर बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, दीवान बोर्डिंग स्कूल। रूही के साथ चलने को कहने पर अमृता उसके साथ चल पड़ी। वो सबकी ओर देख रही थी। रूही अमृता को स्कूल के बारे में बता रही थी। एक और सबके रहने के लिए कमरे बने हुए थे, दूसरी और क्लास के बीच में एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड था। स्कूल की एंट्री गेट के साथ ही एक खूबसूरत सा गार्डन था और दूसरी ओर पार्किंग। रूही, अमृता, ये स्कूल मेरे ससुर जी ने बनवाया था और उनके बाद माँ इस स्कूल को संभाला करती थी। पिछले साल उनके जाने के बाद इसे स्टाफ संभालते हैं, क्योंकि मेरे बस का ये नहीं है और मैं कभी कभी देखने आ जाती हूँ। यूं तो एक बार बेच देने का भी ख्याल आया था, पर मयंक का कहना है कि माँ पापा की यादें जुड़ी हुई है तो उसे नहीं बेचना चाहिए और वो नहीं माना। चलो, अब तुम आ गई हो तो ये जिम्मेदारी तुम संभाल लो। हम दोनों की चिंता खत्म हो जाएगी और मैं निश्चिंत हो मयंक के काम में हाथ बटा सकूंगी। अमृता, वो सब तो ठीक है रूही, पर मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगी। यह मुझसे नहीं होगा। अरे होगा, कैसे नहीं होगा, सब हो जाएगा। मुझे तुझ पर बहुत यकीन है। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैं कह रही हूं ना, मेरी बेस्टी सब संभाल सकती है। उसने उसके कंधे में बाहें डालकर रूही ने कहा। लेकिन रूही, लेकिन कुछ नहीं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। रूही ने अमृता की बात को काटते हुए उसे लेकर ऑफिस की ओर बढ़ गई। अंदर आते ही उसे देखकर वहां बैठी एक अधेड़ उम्र की लेडी उठ खड़ी हुई और उसे गुड मॉर्निंग विश किया। रूही, गुड मॉर्निंग करुणा जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूं मैम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूं, पर आप बताइए कि यहाँ का काम कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया। रूही, अच्छी बात है। करुणा जी, ये अमृता है, मेरी फैमिली से है, दूसरे शहर में रहती थी, कल ही यहाँ आई है और आज से पूरे स्कूल का काम यही देखेंगी। आप इसे सब ठीक से समझा दीजिएगा। करुणा जी अमृता की तरफ देखती है। 30-32 की उम्र, साधारण रंग रूप, वेशभूषा और चेहरे पर एक सौम्यता भरी मुस्कान। उसे देखने के बाद अमृता ने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया। उन्होंने फिर मुस्कुराकर उन्हें नमस्ते का उत्तर दिया। रूही ने कुर्सी खींचकर अमृता से बैठने को कहा। अमृता, रूही, मैं फिर कह रही हूं, मुझसे ये सब नहीं होगा। रूही ने उसे बिठाते हुए कहा। और मैं कह रही हूं ना कि तुमसे होगा, बिल्कुल होगा। तुम ये कर सकती हो, बिल्कुल। करुणा, हाँ, और आप चिंता क्यों करती हैं? जब भी जरूरत होगी मैं हूं ना। इस पर रूही कहती है, हाँ अमृता, करुणा जी माँ जी के साथ काफी समय से हैं और इनके रहते हुए यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अमृता मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर वहां बैठकर सब समझने और स्टाफ से मिलने के बाद रूही ने अमृता के घर से चलने के लिए कहा। अमृता इनके साथ चल पड़ी। थैंक यू रूही, तू नहीं होती तो पता नहीं कहाँ जाती मैं। तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। गाली देना है तो सीधे सीधे दे, ये घुमाकर क्यों दे रही है? रूही ने उसे घूर कर देखा और उससे कहा। अमृता, सौरा, मैंने कब कब से क्या मतलब? अमृता, तुम मेरी दोस्त हो और ये मेरी अच्छी किस्मत है कि मैं तेरे काम आ सकी। थैंक यू बोलकर गाली मत दो, रूही ने मासूमियत से कहा। उसकी ये बातें सुनकर अमृता मुस्कुरा दी और उसने कहा, हाँ ओके, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। अच्छा रूही, मैं क्या कह रही थी, मेरे रहने का इंतजाम यहीं करवा देती? क्यों, घर पर रहने में तुम्हें क्या परेशानी है? रूही ने एकदम चौंक कर कहा। नहीं, वो बात नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि मेरा यहाँ रहना ज्यादा सही होगा ना, और सब मैं अच्छे से संभाल भी पाऊंगी और हर तरफ मैं हर समय नजर भी रख सकूंगी। अमृता, घर कौन सा बड़ी दूर है, यहाँ से 4 कदम पर तो है। यहाँ लोग हैं सब देखने को, अगर कभी जरूरत पड़ी तो ये हमें इन्फॉर्म भी कर देंगे। हाँ पर रूही, अभी मुझे सब कुछ समझना है और यहीं रहूंगी तो आसानी रहेगी। रूही ने उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखा। चल, बहाने बंद कर और साफ साफ बोल, क्या चल रहा है तेरे मन में? अमृता, रूही, दरअसल मुझे इतने बड़े घर में रहने की आदत नहीं है। वहां मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं। अमृता चुप हो गई और रूही मुस्कुरा दी। समझ गई मैं, तुझे वहां रहने में अनकंफर्टेबल लग रहा है ना, मयंक की वजह से। इस पर अमृता अपनी नजरें नीची कर लेती है और कुछ नहीं कहती। ठीक है, मैं यही इंतजाम करवा दूंगी, पर तुम्हें अयान को रोज अंश के पास खेलने भेजना होगा। ये बात सुनकर अमृता मुस्कुरा दी और उसने उसको फिर से थैंक यू बोल दिया। रूही ने कहा, अच्छा लेकिन अभी तो घर चलो। जाना कहाँ है, हम तो पहुंच गए। अमृता ने घर की तरफ इशारा किया। अरे हम तो पहुंच गए, सच में तुम कितनी बातें करती हो, तुम्हारी बातों में कुछ पता ही नहीं चला। अमृता, हाँ, मुझे जरा बकबक करने की आदत है। दोनों हंसते हुए अंदर आ जाते हैं। शाम का समय था, हल्का हल्का अंधेरा छा गया था।
एक लड़का एक लड़की एक दूसरे के हाथ थामे बैठे थे। बहुत तड़पाया तुमने, मगर फाइनली मेरा प्यार एक्सेप्ट कर ही लिया। मैं बता नहीं सकता जान, आज मैं कितना खुश हूं। उसकी बात सुनकर लड़की ने हल्के से मुस्कुरा दिया। बस अब तो ऐसा लगता है कि यह वक्त यहीं ठहर जाए, मैं यूं ही तुम्हारे हाथ थामे बैठा रहूं। लड़की फिर से मुस्कुरा दी। यार तुम इतना कम क्यों बोलती हो? वैसे जब मुझे सुनना होता है तो नॉन स्टॉप चालू हो जाती हो, और जब प्यार की बात हो तो यूं चुप रहती हो। इस बार उस लड़के ने कहा, क्योंकि मुझे आपको सुनना अच्छा लगता है और एक डर भी रहता है कि कहीं ये सपना तो नहीं। आप मेरे लिए उस चांद की तरह हैं जिसे देखा तो जा सकता है पर पाया नहीं जा सकता। ये क्या सोचती रहती हो तुम? मैं एक आम इंसान हूं और जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। लड़के मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। एक वादा करेंगे, कभी छोड़कर मत जाना मुझे, मैं सह नहीं पाऊंगी। वो लड़का उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर अंगूठे से उसकी आंखों की नमी साफ करते हुए कहता है, तुम मेरी जिंदगी हो जान, तुम्हें छोड़ना मतलब मेरी सांसों का रुक जाना, और मेरी सांसें इतनी सस्ती नहीं है। वो लड़की थोड़ा सा सुबकते हुए उसके गले लग जाती है और कहती है, प्यार के मामले में बहुत अनलकी रही हूं मैं, इसलिए प्यार से बहुत डर लगता है मुझे। मगर आपने मुझे यकीन दिलाया कि मुझे भी प्यार करने का हक है, कोई भी मुझसे मोहब्बत कर सकता है, इसलिए डर लगता है कहीं मैं आपको खो ना दूं। मैं आपको खोना नहीं चाहती। इस पर वो लड़का उसका चेहरा अपने सामने ले आता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में अपनी सूरत देखनी है, ये आंसू नहीं। तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरी मोहब्बत की जगह है, वहां किसी भी डर के लिए कोई जगह नहीं है। वो लड़की उसके कंधे पर सर टका देती है और दोनों के बीच में खामोशी पसर जाती है। राजवीर, कुछ सुनाइए ना। लड़की ने खामोशी तोड़ी। राजवीर ने उसकी उंगलियों से उंगलियां फंसाकर उसकी हथेली पर अपने होठ रख दिए। लड़के के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। मेरी यादों में तुम हो और मुझ में भी तुम हो, मेरे ख्यालों में तुम हो या मेरा ख्याल ही तुम हो। मेरा दिल धड़क कर पूछे हर बार एक ही बात, मेरी जान में तुम हो या मेरी जान ही तुम हो। तू फिर यहां आ गया? समीर ने राजवीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। राजवीर अपने ख्यालों से बाहर आया और समीर की तरफ देखा। वो बियर काउंटर के पास हाथ में ड्रिंक लिए बैठा हुआ था। समीर उसके हाथ से ड्रिंक लेकर वापस रख देता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, चल बहुत हुआ, घर चल। घर? कौन सा घर? बेजान पत्थरों से बना मकान कहे उसे, जहां इंसान सिर्फ सर फोड़ सकता है और तन्हा घुट सकता है। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। राजवीर, क्या है ये सब? ये सब ठीक नहीं है। या तो काम के पीछे पागल रहता है या फिर यहां आ जाता है। क्यों खुद को इतनी तकलीफ देता है? राजवीर, तकलीफ? तकलीफ शहर बदला, घर बदला, बिस्तर बदला, पर दिल कैसे बदलूं? ये तकलीफ ही तो अब मेरे साथ ही जाएगी। इनफ राजवीर, जो गलती तुमने की ही नहीं, खुद उसे इस बात पर सजा क्यों दे रहे हो? समीर ने उसे समझाते हुए कहा। गलती? सजा? पता नहीं किसकी गलती की, पर आज भी मैं उसकी आंखें कभी नहीं भूल सकता। बेइंतहा दर्द देखा है मैंने, आज भी यकीन नहीं कर पा रहा सच में था या उसने कहा जो उसने नहीं कहा। पता है समीर, लोग कहते हैं दुनिया गोल है, जहां से घूमकर देखो वहीं पर पहुंच जाते हैं। फिर मैं वहां क्यों नहीं पहुंच पा रहा जहां उसने आखिरी बार अलविदा कहा था। लोग कहते हैं दुनिया बहुत छोटी है, फिर एक पल में मेरी जान कहां खो गई, कोई सुराग तक नहीं मिला मुझे। समीर, राजवीर, राजवीर उसे भूल जा, तेरी तकलीफ अब सहन नहीं होती मुझसे। राजवीर पैग उठाकर उसे देखते हुए मुस्कुराकर, मैंने दिल से कई बार कहा कि भूल जाओ उसे, और दिल ने हर बार मुझसे कहा कि तुम दिल से नहीं कहते। वो एक ही घूंट में उस पूरे गिलास को पी गया। समीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, बस कर यार, चल यहां से। तू क्यों मेरे लिए इतना परेशान होता है? मेरे लिए तूने भी शहर छोड़ दिया। देख समीर, मैं किसी से वफा नहीं कर सकता, तू भी छोड़कर चला जा जैसे वो चली गई। शिवेन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। समीर उसे जबरदस्ती वहां से उठाते हुए कहता है, एक तरफ तो तू कहता है कि तू उसे नफरत करता है और दूसरी तरफ खुद को उसके कसूरवार कहता है। बहुत हुआ, अब चल यहां से। राजवीर ने हंसते हुए कहा, न मोहब्बत ही संभली मुझसे, न नफरत ही निभाई गई। जब भी मुड़कर देखा मैंने, हर जगह बस वो ही नजर आई। गुस्से से काउंटर में सारा सामान नीचे गिरा देता है और सब उसकी ओर देखते हैं। समीर एकदम से जब देखता है तो वो हड़बड़ा जाता है। उसने एकदम से पैसे निकाले और टेबल पर काउंटर की तरफ रख दिए और उनसे सॉरी बोला और वहां से आगे की तरफ बढ़ गई। फरेब थी उनकी हंसी, हम उसे आशिकी समझ बैठे।
बर्बादी को ही हम अपनी जिंदगी समझ बैठे। इसे वक्त का धोखा कहें या अपनी बदनसीबी, उन्होंने की दिल लगी और हम दीवानगी समझ बैठे। शिवेन का नशा अब पूरा चढ़ चुका था। वो अपनी ही धुन में बोले चला जा रहा था। समीर लाकर उसे गाड़ी में बैठाता है, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। राजवीर उसे तिरक कर उसके मन में बोलता है, तेरे इस हालात का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूं। अगर मैं उस दिन चुप न रहता तो शायद आज तेरी भी हालात ये न होती। मुझे माफ कर देना यार, अपनी खुदगर्जी से मैंने तेरी सारी खुशियां छीन ली। ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो राजवीर और समीर दोनों को उस जगह से छोड़ने पर मजबूर कर गया? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, ये हमारी नई कहानी है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे पूरी सुने और इसे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये नई कहानी कैसी लगी।